Hello learners, welcome back to my class, lecture 4th of Indian Logic. Today we will be doing the topic fallacy and types of definition and some part of Indian logic, right? Before starting this, I'll read you a story, and before reading a story so that the story will become easy for you, I'll tell you some meanings of the story. Like first one is stumbled का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ मिलता है, तुमने कुछ फाइंड किया है, ठीक है, या मतलब तुम्हें कोई चीज ऐसी मिली है अनएक्सपेक्टेड मैनर में, ठीक है, या तुमने कुछ मिली है तुम्हें या तुमने इनकाउंटर की है कोई चीज अनएक्सपेक्टेड वे में, राइट, दैट इज स्टम्बल्ड. थ्रिफ्ट इज बच्चे जहाँ कोई चीज सेकंड हैंड मिल रही हो कहीं पे, ठीक है, जो सेल करती है ना शॉप सेकंड हैंड चीजें, ऑफन वो क्या होती है जैसे कि चैरिटेबल मैनर में होती हैं, ठीक है, दैट इज थ्रिफ्ट. तो एक लड़का था जेक, struggled with math and felt hopeless about passing his एग्जाम. उससे मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है तो उसे ये लगता था कि उससे मैथ्स होगी ही नहीं. एक शाम को वो क्या हुआ कि वो एक स्टोर में गया जहाँ पे सेकेंड हैंड चीजें मिलती है, और वहां पे उसे इनकाउंटर, मतलब उसने क्या इनकाउंटर किया, चेस को, मतलब उसने चेस को देखा और उसे मतलब उसे लगा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ, क्या पता मुझे इससे कोई होप मिल जाए, कुछ रिलैक्स मिल जाए. एट द पार्क ही सेटअप द बोर्ड अनश्योर हाउ टू प्ले. वो पार्क में गया, उसने वहां पे बोर्ड को सेटअप किया, उसे पता नहीं था कैसे खेलते हैं. एक बूढ़े आदमी आए, उनका नाम क्या था, मिस्टर थॉम्पसन. उसको अप्रोच किया और ऑफर किया कि चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें. एज दे प्लेड मिस्टर थॉम्पसन एक्सप्लेन स्ट्रेटजीज एंड पैटर्न्स. वो जैसे मतलब जब खेल रहे थे उसे एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम स्ट्रेटजीज और पैटर्न से तुम इस गेम को खेल सकते हो, रिलेटिंग देम टू सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथ. और कैसे उसे देखो खेलते खेलते ये भी सिखा दिया कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं मैथ में. जेक स्टार्टेड टू सी मैथ इन अ न्यू लाइट थ्रू द लेंस ऑफ अ चेस. अब वो क्या करने लगा कि चेस के थ्रू वो चीजों को समझने लगा, मैथ्स को कनेक्ट करने लगा. वीक्स लेटर जेक्स मैथ्स ग्रेड इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. जेक्स के जो मार्क्स थे वो एकदम से बढ़ने लगे, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा. ऑन द डे फाइनल ऑफ, जब उसका फाइनल डे का एग्जाम था, ही सर्च फॉर मिस्टर थॉम्पसन टू थैंक हिम, कि वो उन्हें थैंक यू बोल सके, ठीक है, तो उनको ढूंढने लगा. लेकिन जब भी वो मतलब जो वो पार्क में गया तो मतलब वो कहीं पे देख ही नहीं पा रहा था मिस्टर थॉम्पसन को. तो इट टर्न्ड आउट मिस्टर थॉम्पसन वाज अ रिटायर्ड मैथ्स टीचर. फिर से पता चला कि जो मिस्टर थॉम्पसन थे वो तो एक रिटायर्ड मैथ्स टीचर थे, और जो बहुत साल पहले पास्ड अवे हो गए थे, ठीक है, ही पास्ड अवे बहुत साल पहले. जेक ने क्या रियलाइज किया कि जो मेंटर होते हैं, जब हमें जरूरत होती है उनकी, तो वो किसी भी रूप में कहीं से भी आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आते हैं, ठीक है. तो हमें इसका मॉरल क्या मिलता है, क्या मोरल है हमारी स्टोरी का, कि जो हमें गाइडेंस मिलती है ना, गाइडेंस और विजडम, जब हमें ज़रूरत होती है इनकी, तो वो क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आती है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आती है. ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये स्टोरी ये हाईलाइट करती है कि आपको न्यू एक्सपीरियंस के लिए, न्यू लर्निंग्स के लिए, ठीक है, हमेशा ओपन रहना चाहिए और चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखो, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखो, राइट. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक जो है फैलेसी. सी, फैलेसी मतलब what I can say, it is a lie or some kind of error. Yeah, that is fallacy. Fallacy kids are of two types. One is formal, one is informal.
अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है कि फॉर्मल तो पहले ये समझते हैं, इसमें ना कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होती, सेंटेंस एकदम राइट होता है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेंटेंस भी सही होता है। फिर भी ये गलत होता है, ठीक है। अ, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि प्रॉपर सीक्वेंस भी था, फिर भी वो गलत हो गया। अगर जैसे प्रॉपर सीक्वेंस था, फिर भी वो गलत हो गया, तो ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल फैलेसी है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, वो बोल रही है आई एम अ बॉय। अब स्ट्रक्चर देखे तो इस सेंटेंस का सही है, पर क्या वो बॉय है? नहीं ना, वो तो गर्ल है। तो ये क्या हुआ? इनफॉर्मल फैलेसी, मतलब सेंटेंस सही था, स्ट्रक्चर सही था, पर फिर भी ये गलत है, ठीक है। अब है फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जैसे इसमें क्या स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है। अब मैं जैसे बोलूँ, एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूँ कि मेरे को ये बोलना है कि माई माई नेम इज माई नेम इज पूजा, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, माई पूजा इज नेम। somehow some kind of स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम जो होती है ना, वो होती है बच्चे फॉर्मल फैलेसी, राइट? फॉर्मल फैलेसी। Now, first we will do types of informal fallacy. ठीक है, informal first is ad hominem. Ad hominem fallacy. अब ये fallacy जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि आप किसी इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप आर्ग्यूमेंट की जगह मैन पे अटैक करते हो, ठीक है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल अटैक। क्या है? एक तरह का पर्सनल अटैक। इसमें क्या होता है? ये अगेंस्ट द मैन होती है, नॉट द आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो एक कंपनी थी, जिनके ओनर जो थे अराउंड 40 के थे, तो वो एक्सपायर हो गए। अब उनका जो बच्चा है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 23 का है, और वो आके क्या करने लगा, वो अपना बिजनेस संभालने लगा, ठीक है। तो बिजनेस संभालने लगा, तो वो एक दिन स्पीच दे रहा था, ठीक है। तो उसने बोला अपनी स्पीच में, लाइक उसने अपनी स्पीच में बोला दैट ही विल increase the wages of all the workers। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो वहां पे जो एक आदमी खड़ा होता है ना, वो ये बोलता है कि अरे भाई, ये तो छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, इसे नहीं पता बिजनेस कैसे करते हैं। तो मतलब कि उसने एक तरह से क्या किया, उसके आर्ग्यूमेंट को टैग उसको आर्ग्यूमेंट को अटैक नहीं किया, उसने क्या किया, उसके मतलब इसमें एड होमिनम में क्या होता है कि तुम किसी के जेंडर, ठीक है, एज, रिलीजन, ओपिनियन, इन सब पे अटैक करते हो ना, ये होता है पर्सनल अटैक, ठीक है, ये होता है पर्सनल अटैक, एड होमिनम, ठीक है। फिर आता है स्ट्रोमैन। फिर आता है स्ट्रोमैन। स्ट्रोमैन में क्या होता है बच्चा, कि मतलब ये एक तरह का अटैक है सेंटेंस पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, इसमें मिस इंटरप्रिटेट करते हो वर्ड्स को, क्या करते हो?
मिस इंटरप्रिटेट करते हो वर्ड्स को, या बोलना कि आप उसे हल्के में लेते हो। ठीक है, हल्के में लेना किसी के वर्ड्स को। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ये बोलते हैं, प्रिंसिपल सेज, क्या बोलते हैं कि जो लेस बजट है, अब वो लेस बजट होगा लंच के लिए। अब वो इसलिए कर रहे हैं लेस बजट बिकॉज फॉर सम टाइम ही वांट्स टू डू इम्प्रूवमेंट इन सेक्टर ऑफ, जैसे कि एजुकेशन, या वो अपनी मतलब किसी गेम्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो ये बोल रहे हैं कि इस बार लंच का बजट कम रखेंगे। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं बच्चों के कि ही वांट्स आवर चाइल्ड टू स्टार्व। तो ये क्या है, ये है एक तरह का स्ट्रॉन्ग अटैक। ठीक है, मतलब अटैक करना सेंटेंस को। और जबकि हमने इसमें क्या पढ़ा था एड होमिनम में, कि एक तरह का पर्सनल अटैक होता है, सेंटेंस पे अटैक नहीं होता, ये एक तरह का पर्सनल अटैक होता है। राइट, अब नेक्स्ट मूव फर्दर। नेक्स्ट इज अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस, इसमें ये भी बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड इग्निशियो। आर्ग्यूमेंटम एड इग्निशियो, मतलब कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि एग्जिस्ट करती है कोई चीज, फिर भी आप उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज अपील टू इग्नोरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई से कि मैंने ना, आई हैव नॉट सीन एयर, मैंने क्या नहीं देखी, मैंने एयर नहीं देखी, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट इट एग्जिस्ट ना, तभी तो हम रह पा रहे हैं। तो बट इट एग्जिस्ट, बट वी स्टिल ट्राइंग टू इग्नोर, दैट इज अपील टू इग्नोरेंस। राइट, फिर नेक्स्ट वन इज हेस्टी। हेस्टी इज लाइक सम जनरलाइजेशन विच यू डू बहुत जल्दी में, क्विकली में तुम किसी कंक्लूजन में पहुंच जाते हो ना, दैट इज हेस्टी। ठीक है, गड, जल्दी जल्दी, जल्दी में तुम लोग बहुत किसी कंक्लूजन में पहुंच जाते हो क्विकली। ठीक है, दैट इज हेस्टी। अब इफ आई से कि आई हैव फ्रेंड्स जिनका नाम है सरू, दासू, सप्रू। ठीक है, ये मेरी कुछ दोस्त हैं, ये क्या है, ये मैच नहीं देखती हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, अगर ये मैच नहीं देखती है तो मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि गर्ल्स डोंट वॉच मैचेस। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, जल्दी में मैंने अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है ना लड़कियां मैच देखती भी हो। राइट, तो हेस्टी इट इज अ टाइप ऑफ इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब क्या था, किसी पर्टिकुलर से, कि भाई ये मेरी कुछ दोस्त हैं, ये मैच नहीं देखती है, मैंने क्या किया, एक थ्योरी पे पहुंच गई कि लड़कियां ही मैच नहीं देखती हैं। ये क्या है, इंडक्टिव। राइट, फिर आता है रेड हेयरिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं इग्नोरेंटिव लेंची। इसके अंदर क्या होता है, you try to deviate from truth, try to deviate from truth to get relief। ठीक है, to get relief, जैसे कि लड़कों को जब स्ट्रेस होता है तो वो क्या करते हैं,
गेम्स खेलते हैं। लड़कियों को जब स्ट्रेस होता है वो शॉपिंग चली जाती हैं। तो मतलब यू आर ट्राइंग टू डेविएट फ्रॉम ट्रूथ टू गेट रिलीफ, दैट इज रेड हियरिंग। ठीक है। फिर आता है फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा, इसे ना ये भी बोलते हैं अ, क्या, ब्लैक एज वाइट फैलेसी, और फॉल्स डेकोटॉमी, या मैं बोल सकती हूँ बाइफरकेशन फैलेसी। बाइफरकेशन फैलेसी। अब या तो मैं किसी चीज को ना बहुत एक्सट्रीम ले जाऊंगी, चीजों को एक्सट्रीम लेके जाना, या तो पूरा ब्लैक या पूरा वाइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मतलब व्हाई वुड आई से, जैसे कि अगर मान लो कोई लड़की बोल रही है कि इधर यू लव मी और हेट मी, या तो तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम मुझसे नफरत करते हो। तो ये क्या है, एक तरह के दोनों एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, एक्सट्रीम वर्ड्स। या तुम ये भी बोल सकते हो कि किसी अंधकार में रहना, फॉल्स डिलेमा में रहना, दैट इज दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी, जैसे कि जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं, दो बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ये भी हो सकता है कि इधर आई विल आई विल कम फर्स्ट इन रेस, और आई विल बी लूजर। मतलब भाई, एक सेकंड पहले तुम ये बोल रहे हो कि तुम फर्स्ट आ सकते हो, फिर तुम बोल रहे हो कि फिर या तो मैं लूजर होऊंगा। ये भी तो हो सकता है तुम सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ। पर तुम क्या कर रहे हो, बहुत एक्सट्रीम चीजें ले रहे हो दोनों को। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स डिलेमा। फिर आता है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ठीक है, इसके अंदर मैं ये बोल रही हूँ, लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉसेस बताते हैं, लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉजेस। जैसे उसके अंदर क्या था, दो एक्सट्रीम वर्ड एक ही सेंटेंस में थे ना। इसके अंदर मैं हर एक चीज के लिए कॉज दूंगी। जैसे कि जैसे अगर मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि मुझे पार्टी में जाने दो, पार्टी में नहीं जाने दोगे तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगी, स्ट्रेस में आ जाऊंगी तो फिर मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी, और बात नहीं करूंगी तो फिर मेरे से कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग कॉजेज है। ठीक, क्या है ये, लॉन्ग कॉजेज है। पार्टी, स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्ग पॉजेस देना, ये होता है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ठीक है, फिर आता है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। ये हमने पहले भी किया था, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट मतलब किसी चीज के आसपास ही घूमना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, ये ए है, ये बी है, ए लव्स बी, बी लव्स ए। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर, मतलब उसी चीज के आसपास घूमते रहना। फिर आता है अपील टू हिपोक्रेसी। अपील टू हिपोक्रेसी, इसे ये भी बोलते हैं टू क्यूको फैलेसी। टू क्यूको फैलेसी मतलब इसमें क्या होता है, आप ब्लेम करते हो दूसरों को। क्या करते हो, ब्लेम करते हो
दूसरों को, लाइक यू टू। जब अपनी दोस्तों के साथ लड़ाई होती है ना, जैसे वो बोलते हैं कि यार तूने ये गलत किया, तू बुरा इंसान है, तो फिर हम बोलते हैं यू आर ऑल्सो रूड एंड अब्यूज। मतलब हर एक चीज में लाइक यू टू करना या ब्लेम करना दूसरों को, दिस इज अपील टू हिपोक्रेसी। फिर आता है कैजुअल फेलिसी। कैजुअल फेलिसी इज लाइक, उसके अंदर कोई कॉज नहीं होता, अनप्रूवन कॉजेज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बोले कि अच्छा तुम्हारा नाम पूजा क्यों है, तुम्हारे शायद पेरेंट्स जो है वो प्रीस्ट होंगे, तो मतलब कोई कॉज नहीं है ना। जैसे पेरेंट्स नेम्ड पूजा, तो योर पेरेंट्स मस्ट बी प्रीस्ट। फिर आता है फेलिसी ऑफ संक कॉस्ट। फेलिसी ऑफ संक कॉस्ट का मतलब है कि जब आपने बहुत ज्यादा टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया और फिर भी आप उसे जाने नहीं दे रहे हो, तो दैट इज फेलिसी ऑफ संक कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, अब वो क्या कर रहे हैं, अगर एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं चलो दूसरे टाइम में क्लियर कर लेंगे, दूसरी बार में भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम, तो मतलब वो उस चीज के लिए कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, फेलिसी ऑफ सम कॉस्ट। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो आप उस चीज से अटैच हो जाते हो और फिर आप उस चीज को लेट गो नहीं कर पाते, तो वो क्या है, फेलिसी ऑफ सम कॉस्ट। फिर आती है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी, इसे हम ये भी बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड वेरिंडियन। वेरिंडियन ये क्या है, अपील टू अथॉरिटी। जैसे कि मतलब किसी हाई अथॉरिटी ने कुछ बोल दिया ना, तो हम ये बोलते हैं कि वही सच है। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों को उनकी मम्मा बोल देते हैं कि मेरा बच्चा तो सबसे सुंदर है, कि मेरा जो चाइल्ड है वो है सबसे सुंदर या सबसे हैंडसम। वो बच्चा क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने बोला है तो इसका मतलब है बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, अपील टू अथॉरिटी, कि जो हायर अथॉरिटी ने बोल दिया वही सच है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्बिग्विटी टाइप। राइट, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज अनक्लियर। राइट, अनक्लियर है कोई चीज, या मैं बोल दूं वेग है कोई चीज, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्या करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो वो क्या होती है बच्चा, एम्बिग्विटी। राइट, तो फर्स्ट एम्बिग्विटी है एक्सेंट। एक्सेंट क्या है, अगर मान लो, अगर मैं किसी और वर्ड पे एम्फेसिस दूं, कोई सेंटेंस है मैं उसका और किसी वर्ड पे एम्फेसिस दूं, तो उससे पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं देव यू हैव अ डॉग, देव तुम्हारे पास कुत्ता है ना, देव यू हैव अ डॉग। ठीक है, या देव is having a dog। या मैं बोल दूं देव you are having a dog। ठीक है, तो
somehow this sentence are equal, इनका एक ही मतलब था। पर एक बार देखो, आपको नहीं लगता अगर मैं ये वाला सेंटेंस बोलूं, देव इज हैविंग अ डॉग, मतलब देव के पास क्या है, डॉग है, ठीक है, इसका मतलब अलग बन रहा है। देव यू आर हैविंग अ डॉग, मतलब यू पे एम्फेसिस डाल रही हूँ ना मैं यहाँ पे, किस पे, यू पे। देव यू आर हैविंग अ डॉग, मतलब देव तुम्हारे पास कुत्ता है, और देव इज हैविंग अ डॉग, देव के पास डॉग है, राइट। तो इसमें क्या है, मतलब सेंटेंस तो समहाउ सेम ही है ना, ठीक है, लेकिन एम्फेसिस वर्ड्स पे अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, एम्बिग्विटी आ रही है। कौन सी एम्बिग्विटी आ रही है, एक्सेंट की, राइट। नेक्स्ट इज इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन मतलब कि अब उससे मिसलीड होती हूँ मैं किसी ऐसे वर्ड से जो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है, उससे मिसलीड होना, जैसे इक्विवोकेशन, इसमें क्या होता है, वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द वर्ड बार्क, ठीक है, बार्क, mislead by sounding, बार्क एक तो होता है जो डॉग बार्क करता है, राइट, एक होता है ट्री, ट्री की जो टहनियाँ होती हैं उन्हें हम बार्क बोलते हैं ना। तो मतलब एक वर्ड जो एम्बिग्विटी कर रहा है, एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, राइट। तो वो क्या हो जाए, इक्विवोकेशन, एम्बिग्विटी ऑफ इक्विवोकेशन। फिर आता है बच्चा कंपोजिशन, क्या आता है, कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स, मैं ये बोल रही हूँ कि समथिंग विच इज ट्रू फॉर स्मॉल पार्ट, इट इज ट्रू फॉर अ बिग पार्ट एज वेल। तो ये तो गलत है, ठीक है, क्या है, ये गलत है, क्यों। अगर जैसे बोल दो, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आई बॉट अ एंटीक चेयर, ठीक है, मैं क्या लेके आई, एंटीक चेयर लेके आई फ्रॉम अ शॉप। फिर मैं उसी शॉप से क्या लेके आई, एंटीक टेबल, चलो, ठीक है, उसी शॉप से। अब मैं उस शॉप से क्या हुआ, तीन चार चीजें और ले आई, मान लो सिमिलर 3-4 थिंग्स और ले आई। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं ये छोटी छोटी चीजें ले आई हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अब तो मैं पूरी की पूरी वो शॉप ही खरीद सकती हूँ, ठीक है, क्या खरीद सकती हूँ, पूरी की पूरी शॉप ही खरीद सकती हूँ। तो दिस इज समथिंग कंपोजिशन, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं छोटा कर लूंगी ना, तो बड़े वाला भी पूरा कर लूंगी, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। क्या छोटे वाला अगर मेरे पास सारा आ गया तो मैं सबसे बड़ा भी ले सकती हूँ। इफ समथिंग, बेसिकली इट मीन्स कि आई एम सेइंग कि इफ समथिंग इज ट्रू फॉर स्मॉल पार्ट, देन ट्रू फॉर होल, नहीं, ठीक है, ये है किस तरह की एम्बिग्विटी, कंपोजिशन एम्बिग्विटी। फिर आता है बच्चा डिवीजन। दिस इज सेम बट अपोजिट ऑफ कंपोजिशन। किसका अपोजिट है, कंपोजिशन का। अपोजिट ऑफ कंपोजिशन कैसे, कि मैं ये बोल रही हूँ कि समथिंग इज ट्रू फॉर बिग पार्ट ना, देन इट इज ट्रू फॉर अ स्मॉल पार्ट एज वेल। अब इसका एग्जांपल लूँ, जैसे कि मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, उसके अंदर कोई मान लो उसकी स्क्रीन है कंप्यूटर की। तो मैं क्या कह रही हूँ कि कंप्यूटर जो है ना, पूरा कितने का है ये, मान लो कि 60,000 का है, मैंने क्या बोला, 60,000 का वो कंप्यूटर है। तो मैं बोल रही हूँ कि अब उसकी जो स्क्रीन है ना, ये भी एक्सपेंसिव है, तो ये भी उतने में ही बिक जाएगी। या मान लो ये उसका पार्ट है, तो मैं इसे बेच के आऊंगी ना, इसे सेल करके आऊंगी, तो ये 10K में बिक जाएगी, या 50K में बिक जाएगी। तो मैं व्हाट आई मीन टू से इज, इफ समथिंग इज ट्रू फॉर अ बिग पार्ट ना, देन इट इज ट्रू फॉर अ स्मॉल पार्ट एज वेल। ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा, नहीं होता हमेशा, राइट। तो वो है डिवीजन, जो अपोजिट है कंपोजिशन का। ये कंपोजिशन में क्या था, इसका अपोजिट, कि अगर छोटे के लिए ट्रू है तो वो बड़े के लिए भी ट्रू होगा, ये क्या था, कंपोजिशन।
ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसमें बड़े के लिए ट्रू है तो वो छोटे के लिए भी होगा, तो वो क्या है, डिवीजन। राइट। अगर कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए तो डिवीजन क्या है, बड़े से, बड़े नंबर से छोटे नंबर को करते हैं ना अपने हमेशा। हमेशा तो नहीं, चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो क्या है, वो क्या है, डिवीजन, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना, बड़े से छोटे की तरफ जाना, वो क्या है, डिवीजन। फिर आता है एम्फीबोली। एम्फीबोली, AMPHIBOLY। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सेंटेंस का ही तो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, मतलब सेंटेंस का पूरा अलग ही मीनिंग है, सेंटेंस इन होल डिफरेंट वे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, क्या बोलूँ मैं, जैसे शी हैज अ रियल स्वीट टूथ। क्या है उसका, मीठा दांत है। इसका हिंदी में तो यही मतलब निकला ना, क्या है उसका, मीठा दांत है। इसका एक्चुअल में मीनिंग तो ये नहीं है ना। इसका मतलब ये कि उसे क्या पसंद है, स्वीट्स पसंद है। ऐसे तो नहीं कि जो उसके टीथ है वो स्वीट है, नहीं ना। तो मतलब पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही अलग हो जाता है एम्फीबोली में। ठीक है। जैसे अगर पेरेंट्स बोलते हैं ना, एप्पल ऑफ एन आई। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक एम्फीबोली है। कैसे कि भाई मतलब उनका ये कि हमें ये हम इन्हें एडोर करते हैं। ठीक है। दे लव अस, कौन, पेरेंट्स। तो अब क्या है, अब वो एप्पल ऑफ एन आई मतलब आंखों पे सेब ना थोड़ी लगा हुआ है, उसका सिर्फ एक मतलब है कि हमारी आंखों के तारे हम इन्हें इतना प्यार करते हैं। राइट। तो पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग जब चेंज हो जाए, ये पूरा सेंटेंस ही आपको अलग से उसका होल डिफरेंट मीनिंग निकले, तो वो क्या है, एम्फी बोली। क्या है, एम्फी बोली। AMPHIBOLY। राइट। अब नेक्स्ट वन इज अपील टू प्रिटी। अपील टू पिटी। Appeal to pity is also known as argumentum ad misericordiam। argumentum ad misericordiam। ठीक है। मतलब कि तुम किसी अननेसेसरी जो सिंपैथी होती है ना, अननेसेसरी, अननेसेसरी कोई सिंपैथी लेना, दैट इज argumentum ad misericordiam। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, unnecessary sympathy। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि जैसे इफ यू विल ईट एप्पल, तो क्या होगा, सो एप्पल विल क्राई। एप्पल रोएगा क्या, नहीं नहीं, तो अननेसेसरी सिंपैथी है ना। तो ये क्या है, अपील टू पीटी, आर्गुमेंटम एड मिसकॉर्डियम। ठीक है। फिर आता है बच्चे नेक्स्ट, बैंड वंकन, बैंड वेगन। ठीक है। इसका मतलब है एड पॉपुलम, मतलब किसी चीज को इतना हाइप कर देना, इतना ज्यादा हाइप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अब फोन तो सबके पास होता है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, अगर आईफोन नहीं हुआ ना किसी के पास, तो दैट मीन्स दे आर नॉट रिच। अरे किसी चीज को तुम बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुची बैग्स। ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, किसी को एड पॉपुलम करना, मतलब कि इतना हाइप दे देना, या मतलब एक तरह से मैं ये बोलूं कि किसी भेड़ चाल को फॉलो करना। क्या, भेड़ चाल को, मतलब जो बाकी कर रहे हैं वो भी हमें करना है, चाहे वो हमें इलॉजिकल लगे। ठीक है। वो क्या है, भेड़ चाल। ठीक है। वो है एड पॉपुलम। नेक्स्ट इज बेगिंग द क्वेश्चन।
बेगिंग द क्वेश्चन, जैसे मतलब इसे क्या बोलते हैं, पिटीशन प्रिंसिपल। ये दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। जैसे अब मैं ये बोल दूं कि हम ना सपोर्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट सपोर्ट दैट स्टेटमेंट, सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी डिसबिलीफ की वजह से, क्या डिसबिलीफ की वजह से उसे मान रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज बेगिंग द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी पे ब्लाइंड फेथ होना, जब एक फॉर एग्जाम्पल कि कपल इन रिलेशन, ठीक है, उन्हें हम बोल दें कि नहीं वो लड़की गलत है या वो लड़का गलत है, हो ही नहीं सकता, कि जैसे मिस्टर अजय जो है वो चीट कर रहे हैं, किस पे, राधिका पे। अब जब हम ये राधिका को बताते हैं तो राधिका मानती ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का ब्लाइंड फेथ है, क्या है, ब्लाइंड फेथ है, मतलब हम कहीं ना कहीं हमें पता है कि हो सकता है ऐसा हो, बट वी एज्यूम समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है, हम ये मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें उस पर डिसबिलीफ होता है, ठीक है, दैट इज बेगिंग द क्वेश्चन। फिर आता है लॉर्डेड क्वेश्चन फैलेसी, लॉर्डेड क्वेश्चन फैलेसी। अब इसके अंदर क्या है, इसमें बचपन का एग्जाम्पल याद आ जाएगा आप सबको, जैसे कि एन appearing to be guilty, मतलब जब तक आप उसमें एक्सेप्ट नहीं करोगे ना उसे, तब तक उसका आंसर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब जैसे कि फर्स्ट में लेट मी राइट दिस डेफिनेशन, अ प्रिजम्पशन impossible to answer, impossible to answer without accepting it। अब कैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं किसी को, क्या तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया, तो ये क्या है, अगर मैं इसमें हाँ बोलूं तो भी मैं फंसूंगी कि मतलब हाँ मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, तो मतलब मैं पहले बोलती थी, तो अगर मैं ना बोल दूं तो मतलब मैं पहले भी बोलती हूँ तो अभी भी बोल रही हूँ, मतलब कि ऐसा होगा कि मैं कहीं ना कहीं हमेशा गिल्टी दिखूंगी ही दिखूंगी। और अगर मैं हाँ या ना चाहे कुछ भी आंसर करूँ, तो जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रही ना उसे, उसका आंसर हो ही नहीं पाएगा, राइट। वो होता है लॉर्डेड क्वेश्चन फैलेसी। फिर आता है सेकंड लास्ट इज अपील टू इमोशन, अपील टू इमोशन, इसे क्या बोलते हैं हम, सो कॉल्ड रेड हेरिंग। रेड हेरिंग याद है क्या था, रेड हेरिंग ये था कि जहाँ पे हम ट्रुथ को क्या कर रहे हैं, इग्नोर करने के लिए दूसरी चीजें कर रहे थे, जैसे हम, जैसे लड़के करते हैं अगर उन्हें स्ट्रेस होता है वो गेम्स खेलते हैं, लड़कियां क्या करती है शॉपिंग पे जाती है, तो अपील टू इमोशन इज सम काइंड ऑफ रेड हेयरिंग, ठीक है, सो कॉल्ड रेड हेयरिंग भी बोलते हैं इसे। और इसे ये भी बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एडहेशंस। इसके अंदर क्या है, जैसे इमोशनल अपील, ठीक है, इसमें क्या है, टू सपोर्ट क्लेम,
और इसमें कहीं भी सिंपैथी गेन नहीं है। अगर अपील टू पीटी के अंदर क्या था, सिंपैथी गेन कर रहा था, इसके अंदर क्या है, सिर्फ इमोशनल अपील है। ठीक है, तो ये उससे ऐसे अलग होता है। इसमें कोई भी फैक्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी फैक्ट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना मैनिपुलेशन होता है। क्या होता है, मैनिपुलेशन, सिंपैथी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल लूं, सेंटा मस्ट बी रियल। क्या है, सेंटा मस्ट बी रियल। अगर वो रियल नहीं है ना, इट वुड मेक मी सैड। इट वुड मेक मी सैड if he was not real, if he is not real। तो ये क्या है, ये एक तरह का मैनिपुलेशन है, सिंपैथी नहीं गेन कर रही है वो। जैसे कि अगर तुमने उसे खा लिया तो एप्पल को खा लिया तो वो रोएगी, दिस इज सिंपैथी। ठीक है, जो हमने किया था अपील टू पीटी। लेकिन ये जो अपील टू इमोशन है, इसके अंदर इमोशनल अपील एक तरह की मैनिपुलेशन है, सिंपैथी नहीं है इसमें, राइट। लास्ट वन इज आर्गुमेंटम एड मिसकॉर्डियम, जो हमने पहले भी किया है, अपील टू पीटी, आर्गुमेंटम एड मिसकॉर्डियम, we have done already, right? Next one is argumentum ad baculum। उसके अंदर क्या आता है कि हमें एक्स फोर्स किया जाता है। क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है टू एक्सेप्ट कंक्लूजन। दोस्त कहते हैं ना, यार तूने किया है ना, तूने किया है ना, तूने किया है ना। तो वो क्या है, फोर्स कर रहे हैं हमें एक्सेप्ट करने के लिए कंक्लूजन। वो क्या है, आर्गुमेंटम एड बैक्यूलम। ये भी पी वाई क्यू है। फिर आते हैं इग्नोटियो एलिप्स। अब इसमें क्या होता है, अटेम्प्ट होता है एक तरह का कि आप डाइवर्ट करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, डाइवर्ट करना चाह रहे हो प्रोसेस को बाय चेंजिंग सब्जेक्ट, राइट। वो क्या है, इग्नोटियो एलेंच। फिर आता है नेक्स्ट वन इज, अभी हमने कितनी की इनफॉर्मल फैलेसीज, नाउ लेट्स डू फॉर्मल फैलेसी। देखो, फॉर्मल फैलेसी में पहले हम कहते हैं, एक होता है एंटीसीडेंट, फिर होते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एक होता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब आगे वाले के लिए, किसके आगे वाले के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि भाई बारिश हुई थी, तो बी क्या है, इसलिए ग्रास जो है वो वेट है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि बारिश हुई है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, पर ग्रास तो वेट नहीं है। ग्रास क्या है, वेट नहीं है, तो इसका मतलब बारिश नहीं हुई है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो आगे वाले के लिए सच हो वो मतलब पहले वाले के लिए जो सच है वो आगे वाले के लिए भी सच हो। एंटीसीडेंट मतलब इस वाले के लिए भी सच हो सकता है कि बारिश हुई है पर ग्रास क्यों वेट नहीं है, क्योंकि वो आपने काफी देर बाद देखी है तो वो सूख गई है, राइट। तो if first is true, need not to be necessary that second must be true, it can be like other reason as well। पर अगर second reason नहीं है तो उसकी वजह से first reason ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है, right।
ये है एंटीसीडेंट। फिर आता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब जैसे मैंने ए में बोला कि भाई क्या बोला, लैंप जो है वो टूट गया है, इसलिए क्या है, डार्क है, राइट। अब मैं क्या बोल रही हूँ, डार्क है रूम में। फिर मैं बोल रही हूँ अच्छा डार्क है तो इसका मतलब लैंप ही टूटा है। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब हो सकता है लैंप टूटा हो, दूसरा रीजन क्या है, लाइट ही नहीं है। देयर कैन बी अदर रीजन एज वेल, राइट। तो कॉन्सिक्वेंट मतलब आगे वाले के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, ये इनवैलिड क्यों होता है? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो दोनों के दोनों प्रीमाइस है ना, वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। जैसे इसके अंदर और भी है, जैसे एक आता है एलिसिट मेजर। वन इज एलिसिट मेजर, अनदर इज एलिसिट माइनर। इलिसिट, माइनर, ठीक है। अब इन दोनों को ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सम cats आर एनिमल्स, फिर मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। फिर क्या बोल रही हूँ मैं, नो डॉग्स आर कैट्स, राइट। पहले मैं एक बार ये वाला जस्ट जस्ट ऑफ दैट लेक्चर व्हाट वी डिड यस्टरडे, बच्चे मैंने आपको कल ये करवाया था कि इफ मान लो दिस इज द सर्कल, ठीक है, और उसके अंदर एक और सर्कल है, तो दिस वन विच इज शेयरिंग पार्ट विद अनदर, दिस विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जबकि जो ये पूरा कंप्लीट है, ये किसी के साथ, ये तो पूरे में कंप्लीट है ना, ये किसी के साथ अपना पार्ट शेयर नहीं कर रहा है, तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो अब ये करके देखते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि सम कैट्स आर एनिमल्स, मतलब ये सम कैट्स आर एनिमल्स। यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये जो कैट्स हैं इसमें से कुछ क्या है, एनिमल्स है, राइट। दिस पार्ट इज कवर्ड। तो व्हाट आई कैन से, अब ये भी इसके साथ शेयर कर रहा है पार्ट, ये भी इसके साथ शेयर कर रहा है, सो दिस बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड। फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। क्या है कि जितने भी डॉग्स है ना, वो सारे एनिमल्स हैं, राइट। सेकंड में ये बोल रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ नो डॉग्स आर कैट्स, ये रे डॉग्स, इनमें से कोई भी डॉग कैट नहीं है, राइट। अब बच्चा ये देखो, जैसे ये कंक्लूजन, राइट, ये डॉग्स है आपका, डॉग्स क्या है यहाँ पे, तो ये कौन सी है, माइनर टर्म। कैट्स क्या है, मेजर, राइट, क्योंकि ये प्रेडिकेट है, तो ये क्या है, मेजर, राइट। अब आप ये देखो कि दोनों प्रीमाइसेस में जो ये जैसे ये डॉग है, राइट, क्या है, डॉग, ये यहाँ पे तो डॉग क्या है, पूरा है ना, ये क्या है, पूरा है, चलो ठीक है। और डॉग यहाँ पे क्या है, माइनर, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, कि अकेला सर्कल बना रहा है कंक्लूजन में, है ना। कैट्स क्या है, कैट्स तो यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो अपना पार्ट शेयर कर रही है। और यहाँ पे क्या है, ये अकेली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी की पूरी,
डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कि मतलब पूरी बन रही है। तो जहां पे भी ये वाला पार्ट आया ना, कि जहां पे वो किसी और के साथ पहले प्रेमाइस में अपना पार्ट शेयर कर रही थी, उसके बाद कंक्लूजन में वो अकेली डिस्ट्रीब्यूट आ रही है, तो दैट इज इलिसिट मेजर। मेजर कैसे हुई? क्योंकि देखो कैट्स है ना, कैट्स, ये क्या है यहाँ पे, मेजर टर्म है, ठीक है, तो ये मतलब मेजर। इलिसिट मतलब गड़बड़ी किस में है? मेजर टर्म में है, राइट, मेजर टर्म में ही है ना, क्योंकि ये यहाँ पे अपना पार्ट शेयर कर रही है एनिमल्स के साथ, और यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब पूरा का पूरा सर्कल है इसका, और यहाँ पे क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ये, राइट। नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट वन, माइनर। अब देखो माइनर में ऑल ए आर बी, फिर इसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल ए आर सी, फिर उसके बाद क्या बोल रही हूँ, कंक्लूजन में ऑल सी आर बी। तो सी क्या है बच्चा मेरा, यहाँ पे माइनर है, बी क्या है, मेजर है। अभी मुझे मिडल टर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनर स्टेटमेंट, क्योंकि सी है ना यहाँ पे, माइनर स्टेटमेंट। बी क्या है, मेजर स्टेटमेंट, राइट। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, कि गड़बड़ी कहाँ पे, इलिसिट माइनर, मतलब माइनर में कोई गड़बड़ी है, चलो देखते हैं कैसे। ऑल ए आर बी, ऑल ए, ये ए, ये क्या है मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, जितने भी ए है वो बी है। तो ए तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एक सर्कल बना रहा है पूरा, है ना। और बी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वो अपना पार्ट ए के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, ऑल ए आर सी, यहाँ पे भी जो ए है फिर से पूरा है, और जो सी है वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन में क्या बोल रही हूँ, ऑल सी, जो सी है वो सारे क्या है, बी है। अब बेटा मेरी बात सुनो, बी सी तो माइनर था ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो सी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे क्या है, सी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जबकि यहाँ पे क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब गलती कहाँ पे आई इस बार, माइनर में। कहाँ पे आई, माइनर में, तो वो क्या होगा, इलिसिट माइनर, राइट। लास्ट वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं आपको, ऑल घोस्ट आर इमेजिनरी, ठीक है। फिर सेकेंड सेंटेंस बोलती हूँ, ऑल यूनिकॉर्न आर इमेजिनरी, चलो ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोल रही हूँ, ऑल घोस्ट आर यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न। अब देखो बच्चा, घोस्ट क्या है, माइनर टर्म है, ठीक है, ये माइनर है। यूनिकॉर्न क्या है, मेजर टर्म में, ठीक है, ये मेजर है। इसका मतलब क्या होता है, सेम एज इट इज, मतलब ऊपर वाला वर्ड ही नीचे आएगा, राइट। तो अब जो वर्ड कॉमन होते हैं वो मिडल टर्म होती है हमारी, तो मतलब ये क्या है, मिडल टर्म, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ, ऑल घोस्ट आर इमेजिनरी, चलो ये क्या है, घोस्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रही हूँ मैं, ऑल यूनिकॉर्न आर इमेजिनरी, ये क्या है, यूनिकॉर्न है, ये क्या है, इमेजिनरी है, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ कंक्लूजन में, ऑल घोस्ट आर यूनिकॉर्न,
अब बच्चा ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म है, क्या है दोनों में? क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है ना? क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। देखो, ये अपना पार्ट शेयर कर रही है घोस्ट के साथ, ये अपना पार्ट शेयर कर रही है यूनिकॉर्न के साथ, सो दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म, राइट? Now let's come to our next topic, that is types of definition. This is our last topic for today. उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे इंडियन लॉजिक। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, राइट? फर्स्ट वन इज इंटेंशनल। इंटेंशनल इज समथिंग जो स्पेसिफाई कर रही हो ना, स्पेसिफाई कर रही हो किसी टर्म को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके फीचर्स को, ठीक है, दैट इज इंटेंशनल। पर अब क्या होता है कि जहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होते हैं ना, उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सेल, तो सेल क्या है? बायो में भी होता है। बॉडी के, बॉडी में डिफाइन किया होता है ना बायो में, सेल जो है हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये बायो में बोलते हैं। फिर एक सेल आता है, क्या? बैटरी वाला। ठीक, फिजिक्स में पढ़ते हैं जो हम। तो मतलब जिन जिन वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो गए अलग अलग सब्जेक्ट में, दैट इज इंटेंशनल। ठीक है, फिर आता है बच्चा एक्सटेंशनल। इफ आई से आई विल बी कमिंग दिस वीक, ठीक है, तो दिस वीक का मतलब क्या है? 7 डेज, मतलब पूरा का पूरा मैं क्या कर रही हूँ? डिफाइन कैसे कर रही हूँ? फॉल फॉर होल क्लास मेंबर्स। जैसे 7 डेज ऑफ वीक, मंथ्स, एक्सेट्रा, राइट? तो दिस इज एक्सटेंशनल, मतलब पूरे क्लास को एक्सटेंड करते हुए ले रहे हो आप साथ में। फिर आता है लेक्सिकल। लेक्सिकल का ना कुछ और वर्ड मीनिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो एक डिक्शनरी मीनिंग है। डिक्शनरी मीनिंग है। इफ आई से बच्चा चेयर, कार, बाइक, इनका कुछ और मतलब तो नहीं है, राइट? चेयर क्या होती है? बैठने के लिए होती है। कार क्या होती है? चलाने की, ड्राइव करने के लिए। बाइक क्या? ड्राइव करने के लिए। बट ऐसा तो नहीं है बाइक का कब मैं बोलूं और जाके किचन की कुर्सी ले आऊं या कुछ भी ले आऊं, राइट? सो दैट इज लेक्सिकल, which is having a dictionary meaning and denotation. That means we are not having any emotions involved in it. Any emotions involved in it, right? Next is stipulative definition. Stipulative definition. Something which is imaginary. Something which is imaginary or a type of slang. ठीक है, जैसे कि उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो बस हमने खुद से बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप फाइव, मतलब ग्रुप की अगर तुम सेल्फी लेते हो, डेट इज ग्रुप फाइव। ठीक है, सेल्फी, बे, लॉल, ठीक है, एएसएपी, योलो, सच काइंड ऑफ वर्ड्स, दीज आर इमेजिनरी स्लैंग्स। ठीक है, सो दिस आर स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव। Next one is precising. This one is important as this was asked in PYQ. Precising. Precising मतलब कि आपको ना उस वर्ड को क्लियर करने के लिए, टू क्लियर अ टर्म,
You have to give whole definition. जैसे वैसे ये यूज किस में होते हैं, लीगल और साइंटिफिक में। ठीक है। अब जैसे वायरस, तो मुझे आई नीड टू हैव अ फुल सेंटेंस वेदर आई एम सेइंग अबाउट इज इट अ कोविड वायरस और अ कंप्यूटर वायरस, राइट? So that is precising. Next one is theoretical. थियोटिकल में पता है क्या है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी इन्वॉल्व होती है। सिर्फ इन्वॉल्विंग थ्योरीज, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती इसमें। फिर आता है परसुएसिव। परसुएसिव, ठीक है। अब जैसे कि इफ आई से, इसके अंदर क्या होता है, इमोशंस अटैच होते हैं। इमोशंस अटैच्ड होते हैं, किसी का पॉजिटिव मीनिंग होगा, किसी का नेगेटिव मीनिंग होगा। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोल लूँ, एबोशन, ठीक, एबोशन, तो दिस इज हैविंग अ सैड फीलिंग अटैच्ड विद इट, सैड फीलिंग अटैच्ड है ना इससे, तो दैट इज परसुएसिव। अगर अबॉर्शन यूज हो किसी सेंटेंस में, तो दैट ब्रिंग्स सैड फीलिंग, राइट? तो दैट इज persuasive. Next is operational. Operational means मतलब कहीं भी मेजरमेंट प्रोसीजर जहाँ पे होता है ना, फॉर अ काइंड लाइक मेजरमेंट प्रोसीजर, जैसे किलोग्राम हो गया, मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, लीटर, ठीक है, सच थिंग्स, ठीक है, मेजरमेंट प्रोसीजर वाली चीजें जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल। नेक्स्ट इज फंक्शनल। फंक्शनल फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जैसे आइटम्स हम डिनोट करते हैं ना कुछ टर्म्स के साथ, जैसे किट हो गया, इनके काम होते हैं ना, किट हो गया, ग्लव्स हो गए, ठीक है, हेलमेट हो गया। सो ऑल दिस वर्ड्स आर फंक्शनल, राइट? फंक्शनल। नेक्स्ट वन इज, दिस इज लास्ट सेकंड वन, दिस इज ऑब्स्टेंसिव। ऑब्स्टेंसिव, ये ऑब्स्टेंसिव डेफिनेशन क्या होती है कि मैं पॉइंट कर रही हूँ कुछ, पॉइंटिंग someone an object, ऑब्जेक्ट में उसको पॉइंट कर रही हूँ और उसके साथ क्या कर रही हूँ, एक कोई ना कोई मीनिंग अटैच कर रही हूँ, ठीक है, एंड अटैचिंग वर्ड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझसे किसी ने पूछा, पूजा व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सो आई टोल्ड हिम कि भाई मेरा फेवरेट कलर है ना, माय फेवरेट कलर इज ऑफ रोज, ठीक है। तो अब रोज का क्या है, मतलब रोज तो वैसे होते तो बहुत सारे कलर के हैं, रेड, पिंक, ठीक है, येलो, वाइट, बट बेसिकली हम रोज को ऐसे रेड कलर से डिनोट करते हैं, राइट? तो मैं इस किसी को बोल रही हूँ कि माय फेवरेट कलर इज ऑफ रोज, की जो रोज का फेवरेट कलर है ना, मतलब रोज का जो कलर है वो मेरा फेवरेट कलर है, राइट? तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को अटैच कर रही हूँ,
है ना? किसी ऑब्जेक्ट को मैं कैसे पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को मैं कैसे पॉइंट आउट कर रही हूँ, किसी और वर्ड को अटैच करके। ठीक है, दैट इज ऑब्सटेंसिव। लास्ट वन इज एनालोगस। एनालोगस हमने पहले भी किया था। एनालोगस का मतलब क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। फॉर एग्जांपल, योर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, राइट? कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। ठीक है, दैट इज एनालोगस। वापस से देख लेते हैं जो भी आज हमने किए। हमने किए हैं, let's revise the last part of this video. First is ambiguity types. Ambiguity के types क्या होते हैं? Accent होते हैं। मतलब ambiguity का मतलब क्या होता है? जो चीजें unclear होती है, confusion create करती है। Accent मतलब कि जैसे कि मैं किसी और word पे अगर emphasize कर दूँ, उसका meaning ही change हो जाता है। ठीक है, फिर next one is equivocation. Equivocation मतलब कि जहाँ पे words जो होते हैं different होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार्क जो है इसका मतलब डॉग का बार्क भी हो सकता है, ट्री का बार्क भी, मतलब कि जो टहनी होती है उसे बोलते हैं बार्क, राइट? फिर आता है कंपोजिशन। जो चीजें मैं ये बोल रही हूँ कि छोटे के लिए ट्रू है वो बड़े के लिए भी ट्रू होगी, तो दिस कांट बी, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, तो वो क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ फेलेसी, राइट? कंपोजिशन। फिर आता है डिवीजन की, जो बड़े के लिए सही है वो तो छोटे के लिए भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो अगर मेरा फोन महंगा है तो उसकी स्क्रीन स्क्रीन जो है वो निकाल के बेच आती हूँ, वो भी महंगी होगी। ठीक है, दिस इज डिवीजन। फिर आता है एम्फीबोली। एम्फीबोली मतलब कि सेंटेंस जो है उसका होल अगर आप उसे पूरा बोलो तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर मैं एग्जांपल बोलती हूँ कि शी इज हैविंग अ रियल स्वीट टूथ, उसका मतलब ये तो नहीं कि उसके दांत मीठे हैं। नहीं, उसका मतलब स्वीट टूथ का मतलब है कि उसका जो टेस्ट बड्स है वो उसे मीठा बहुत पसंद है उसमें। एप्पल ऑफ एन आई, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये हमारा आंखों का मतलब एप्पल ऑफ एन आई, जैसे आंखों का तारा है। पर ऐसा तो नहीं कि वी आर स्पार्कलिंग, नहीं ना। उनका मतलब ये है कि हम वो क्या करते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एडोर करते हैं, लव करते हैं, राइट? फिर आता है अपील टू प्रीटी, जिसे आप आर्गुमेंटम एड मिसिकॉर्डियम भी बोलते हो, मतलब कि अननेसेसरी सिंपैथी गेन करना। कि जैसे कि तुम एप्पल मत खाओ, अगर तुमने एप्पल खाया तो वो रोएगा, सो दिस इज अननेसेसरी सिंपैथी। फिर आते हैं बेड वैगन। बेड वैगन का क्या है? एड पॉपुलम, जैसे कि कोई भेड़ चाल होती है ना, उसे फॉलो करना। कि मतलब अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तो मतलब तुम रिच नहीं हो, किसी भी जैसे गुच्ची का बैग नहीं है तो तुम रिच नहीं हो, या तुम अभी ट्रेंड में नहीं हो। ठीक है, दैट इज बैंड वैगन। फिर आता है बेगिंग द क्वेश्चन, मतलब कि हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को। क्यों? क्योंकि हम डिसबिलीव करते हैं उसमें, मतलब कि हमें सिर्फ एक अंधा विश्वास है उस पर, ब्लाइंड फेथ है। जैसे कि कपल्स होते हैं रिलेशन में, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चीट भी कर रहे हैं, अगर हम उन्हें बताएंगी कि लाइक राधिका शी इज चीटिंग ऑन अजय इज चीटिंग ऑन यू, या राधिका इज चीटिंग, नहीं 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 वो नहीं कर सकते, दैट मीन्स दैट इज अ ब्लाइंड फेथ। ठीक है, बेगिंग द क्वेश्चन। फिर आता है लोडेड क्वेश्चन फैलेसी, मतलब अगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लोगे ना, तब तक उसका आंसर आएगा ही नहीं। जैसे कि एक प्रिजम्पशन जो होता है कि इम्पॉसिबल टू आंसर विदाउट एक्सेप्टिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने झूठ बोलना बंद कर दिया? अगर मैं बोल दूं कि हाँ मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया, तो मतलब मैं इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले झूठ बोलती थी। इफ आई से कि नहीं मैंने नहीं बंद किया, तो मतलब पहले भी झूठ बोलती थी और अभी भी झूठ बोलती हूँ, राइट? फिर आता है अपील टू इमोशन। अपील टू इमोशन एक तरह की रेड हेयरिंग है। रेड हेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम मतलब ट्रुथ से डेविएट होने के लिए, उसे इग्नोर करने के लिए कुछ अदर एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉयज को अगर स्ट्रेस होता है तो वो वीडियो गेम्स खेलना जाते हैं, लड़कियों को स्ट्रेस होता है वो शॉपिंग चली जाती है। दैट इज अपील टू इमोशन, उसे हम क्या बोलते हैं? और आर्ग्यूमेंटम एड पैशनेस। ठीक है, फिर आता है इमोशनल, दिस इज द सेम वन। हम्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आर्गुमेंटम टू इमोशन है, इसके अंदर सिंपैथी नहीं होती है। क्या है? सिंपैथी नहीं होती, एक तरह की मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन होती है। अपील टू पीटी में क्या था? उसमें सिंपैथी थी। अपील टू पीटी में क्या था? उसमें सिंपैथी थी। इसमें सिंपैथी नहीं होती, इसमें मैनिपुलेशन होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटा रियल होना चाहिए, अगर वो रियल नहीं हुआ तो उससे मैं सैड हो जाऊंगी, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। पर यहाँ पे कोई सिंपैथी भी गेन नहीं कर रही, वो एक तरह का मैनिपुलेशन है। फिर आता है आर्गुमेंटम एड बैकुलम, मतलब कि आप किसी को फोर्स करते हो कि तुम एक्सेप्ट करो कंक्लूजन को।
कि नहीं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स करते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर, तूने किया था, तुमने किया था, तो दैट इज आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम, मतलब हमें फोर्स किया जाता है कि तुम एक्सेप्ट करो कंक्लूजन को। फिर इसके अंदर लास्ट में आता है इग्नोशियो इलेंच, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं प्रोसेस को पूरे के पूरे, कैसे, चेंजिंग द सब्जेक्ट, बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को, तो दैट इज इग्नोशियो एलेंच। देन वी विल डू, वी केम टू फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी में क्या होता है बच्चा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होता है। मतलब एक तो तुम आगे वाले को डिनाई कर रहे हो कि देखो बारिश हुई है, ग्रास वेट है। अब मैं बोल रही हूँ ग्रास वेट नहीं है, तो मतलब बारिश नहीं हुई है, बारिश हुई है, ग्रास वेट नहीं है। तो ग्रास ग्रास इसलिए वेट नहीं है, माइट बी रीजन कि भाई लेट आए हो, तुमने देखा ही नहीं है, धूप ज्यादा निकली थी, ग्रास सूख गई है। तो आगे वाले के लिए ना डिनाई करना, दैट इज एंटीसीडेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब जैसे कि मान लो कि मैं ये बोल रही हूँ लैंप ब्रोकन है, इसलिए क्या है, डार्क है रूम। फिर मैं क्या बोल रही हूँ, डार्क है ना रूम, मतलब लैंप ब्रोकन है, मतलब पीछे वाले के लिए क्या बोल रही हूँ कि जो, इफ समथिंग इज ट्रू फॉर दिस देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर दिस। नो, इट इज लाइक कि ये भी हो सकता है ना कि लाइट नहीं है या कुछ भी है, ऐसा चीज, ठीक है, दैट इज कॉन्सिक्वेंट। देन कम्स एक्सक्लूसिव प्रीमाइस, मतलब कि दो प्रीमाइस जब नेगेटिव होती है ना, दो प्रीमाइस नेगेटिव होती हैं, तो क्या होता है, दोनों प्रीमाइस में नेगेटिव नेगेटिव है, वो है एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। क्या है एक्सक्लूसिव प्रीमाइस? फिर आती है एलिसिट मेजर। एलिसिट मेजर में क्या है कि अगर, ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था, सम कैट्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, नो डॉग्स आर कैट्स। अब इसके अंदर मैंने क्या एग्जांपल दिया था, देखो बच्चा, सम कैट्स आर एनिमल्स, ये कैट्स है, ये एनिमल्स है, तो इसका डायग्राम ऐसे बना, राइट। ये क्या कर रहे हैं, स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो दिस आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दिस आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यहाँ पे डॉग्स है, डॉग्स क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एनिमल्स क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, चलो ठीक है। अब इसके अंदर कंक्लूजन में क्या हुआ, डॉग्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैट्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यहाँ पे कैट्स क्या थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड थी। अगर बच्चे इसके अंदर एलिसिट मेजर में क्या होता है, अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है प्रीमाइसेस में, उसको लेके क्या है, अगर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड आनी चाहिए, और अगर वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो यहाँ पे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड आ जाए, दैट इज हैविंग अ इलिसिट, ठीक है। सेम गोज विद माइनर, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे क्या था, हमारा माइनर क्या है, सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे सी क्या है, अंदर आ गया ना, ये अपनी स्पेस शेयर नहीं कर रहा है किसी के साथ भी, इट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, मतलब ये दोनों क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। एक दूसरे से जब स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी बनने लग जाए ना, तो डेट इज एलिसिट। अब आपको ये देखना है कि वो मेजर है या माइनर है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म मतलब दोनों के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर मिडल टर्म होती है, तो वो डेट इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में हमने फर्स्ट किया था इंटेंशनल, कि मतलब इसके अंदर स्पेसिफाई किया हो कोई टर्म, प्रॉपर्टीज, फीचर्स, ठीक है, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है भाई, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब जैसे कि सेल होता है, अगर मैं बायो के लिए बोलूँ तो वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए यूज होगा, और अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से बोलूँ तो वो बैटरी के लिए यूज होगा। फिर आता है एक्सटेंशनल, मतलब कि पूरे के पूरे क्लास मेंबर्स के लिए एक बड़ा एक्सटेंड करके कोई चीज है ना, तो डेट इज एक्सटेंशनल। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई विल कम नेक्स्ट वीक, तो मतलब नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है, 7 दिन में कभी भी आ सकती हूँ ना मैं उन 7 दिनों में, डेट इज एक्सटेंशनल। फिर आता है लेक्सिकल। लेक्सिकल होता है कि डिक्शनरी मीनिंग होता है उसका, उसके अलावा कोई भी उसका मीनिंग निकल नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, कार, बाइक, ठीक है, ऑल दीज आर लेक्सिकल, लेक्सिकल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव मतलब इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इमेजिनरी या स्लैंग बोल सकते हो, इनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बे, ठीक है, आई डोंट नो बिफोर एनी वन एल्स, इसका कुछ ऐसा मीनिंग है, बिफोर एनी वन एल्स। लॉल, एज सुन एज पॉसिबल, योलो, यू ऑल लिव लाइफ वंस, आई डोंट नो। फिर सेल्फी, ग्रुप फी, तो ये क्या है, इमेजिनरी है, स्लैंग्स है, दैट मीन्स दे आर स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस, दे आर स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस। दिस वन इज important as this was our PYQ, जैसे प्रिसाइजिंग।
मतलब कि एक आपको पूरा टर्म क्लियर, एक वो बताने के लिए ना कि इसका मीनिंग क्या है, एक वर्ड का आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन देनी पड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल वायरस, इज इट अ कोविड वायरस और कंप्यूटर वायरस, तो दिस इज प्रिसाइजिंग. प्रिसाइज करो. थियोटिकल, जिसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज थियोटिकल. नेक्स्ट वन इज परसुएसिव. उसके अंदर मतलब क्या होता है कि इमोशंस अटैच्ड होते हैं, और क्या होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होता है उस वर्ड का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सेंटेंस में अबॉर्शन यूज करूँ तो उसके साथ क्या है, सैड फीलिंग अटैच्ड है, राइट. दैट इज परसुएसिव. नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनल, जिसके अंदर मेजरमेंट प्रोसीजर होता है. फॉर एग्जाम्पल मिलीलीटर, किलोग्राम, लीटर, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर ऑपरेशनल. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब है कि डिनोट जो हम करते हैं ना टर्म को, बाय यूजिंग लाइक वर्ड किट, ग्लव्स, हेलमेट, राइट. ऑल दीज आर फंक्शनल. ठीक है. फिर आता है ऑब्सटेंसिव. ऑब्सटेंसिव का क्या होता है कि आप किसी एक चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, उसकी तरह उसका दूसरा मीनिंग अटैच करके. जैसे कि मुझसे कोई पूछ ले कि पूजा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, माय फेवरेट कलर इज ऑफ एप्पल. मतलब जो एप्पल का कलर है ना वो मेरा फेवरेट कलर है, मतलब कि रेड मेरा फेवरेट कलर है. तो मैंने एप्पल एक ऑब्जेक्ट से क्या किया, एक वर्ड को अटैच कर दिया, दैट इज ऑब्सटेंसिव. लास्ट वन इज एनालोगस. एनालोगस का मतलब क्या है, किसी भी चीज को आप कंपेयर करते हो बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, दैट इज एनालोगस. ओके. बाय बाय क्लास. I hope you liked it. Kindly like and share. Have a good day.